हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। ये हमारी न्यू सीरीज है जिसमें हम लोग डेली जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया करेंगे कम से कम टाइम में, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता भी चल जाए और आपका बहुत ज्यादा टाइम उसके अंदर वेस्ट ना हो। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। कल का दिन काफी इम्पोर्टेंट रहा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नोटिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दो इम्पोर्टेंट केसेस हैं कल के दिल्ली हाई कोर्ट के, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, और साथ में 5 नोटिफिकेशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ब्रीफ में देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या कवर किया गया है। अभी हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो आज के टेक्स्ट बुलेटिन में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो है नोटिफिकेशंस के बारे में। 38/2020 इशू हुआ। ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न टू एसएमएस एंड ईवीसी की बात करता है। देन 39/2020 स्पेशल प्रोसीजर आईआरबी के केस में, यानी कि जहां पे कंपनी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में जा चुकी है आईबीसी में। इसका पहले एक नोटिफिकेशन आया था, उसी के अंदर कुछ न्यू प्रोविजंस इंसर्ट किए गए हैं। देन 40/2017 जो वैलिडिटी पीरियड ईवे बिल का पहले एक्सटेंड कर दिया गया था उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। काफी लोगों की कॉल इसके लिए मुझे आई थी, तो ये इशू भी अभी रिजॉल्व हो चुका है। देन 41/2020 ड्यू डेट जो जीएसटी 9 की थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए। और 42/2020 डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 3 भी जेएनके के लिए जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, और उसकी जो न्यू डेट्स आई हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे नोटिफिकेशंस के साथ ही। साथ में दो इंपॉर्टेंट केसेस भी आए हैं। रिलायंस इलेक्ट्रिक वर्क्स, ये स्पेलिंग आपको देखने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, बट एक्चुअली स्पेलिंग इसकी यही है। तो रिलायंस इलेक्ट्रिक वर्क का दिल्ली हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जिसमें ट्रांजिशनल क्रेडिट के बारे में बात की गई है। लेकिन ऐसे तो ट्रांजिशनल क्रेडिट के भी तो बहुत सारे केसेस आ चुके हैं जो टैक्स पेयर के फेवर में है, लेकिन ये लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि इसने यूनिफॉर्म एक प्रिंसिपल इसके लिए सेट किया है। उसने कहा है कि जो टाइम लिमिट 90 डेज की सेट की गई सीजीएसटी एक्ट के अंदर, वो इसको टाइम बार नहीं करेगी, बल्कि जो लिमिटेशन एक्ट की टाइम बार की लिमिट होती है 3 इयर्स की, वो इसको बार करेगी। तो इस हिसाब से इसकी जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है इसको अवेल करने की, वो 30 जून तक रहेगी। साथ ही भारती एयरटेल लिमिटेड वर्सेस यूआई का एक और इम्पोर्टेंट केस आया है, जिसमें जीएसटीआर 3B को जिस मंथ को पर्टेन करती है उसी में रेक्टिफाई करने का राइट दिया गया टैक्स पेयर को। तो वन बाय वन इन चेंजेस को हम लोग जल्दी से एक बार गो थ्रू करते हैं। रूल 26 के अंदर हमारा जो नोटिफिकेशन नंबर 38/2020 है, उसने बताया कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो जो बाकी लोग हैं वो तो अभी भी ईवीसी से अपनी रिटर्न फाइल कर लेते हैं, लेकिन जो लोग कॉर्पोरेट एसएससीज हैं उनके लिए डीएससी यूज करना मैंडेटरी था। तो उन्होंने कहा है कि आप 21 डे ऑफ अप्रैल से लेके 30 डेज ऑफ जून तक आपको भी अलाउ किया जाता है कि सेक्शन 39 की जो आपकी रिटर्न है फॉर्म 3B के अंदर, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ईवीसी के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो एक दूसरी फैसिलिटी दी गई है वो दी गई है मैसेज के थ्रू रिटर्न फाइल करने की, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ अवेलेबल होगी उन लोगों के लिए जिनकी निल रिटर्न है। तो इसको जल्दी से लॉ की लैंग्वेज में भी देख लेते हैं क्या लिखा गया है। मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न बाय शॉर्ट मैसेज सर्विसेज यानी कि एसएमएस फैसिलिटी, notwithstanding anything contained in this chapter for the registered person who is required to furnish a nil return। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ nil return के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप अगर आपकी नील रिटर्न है तो आप उसको एसएमएस से फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड की है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो एक्सप्लेनेशन आपको क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन, for the purpose of this rule, a nil return shall mean a return under section 39 or a tax period that has nil or no entry कहाँ पे? इन ऑल दी टेबल्स इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। यानी कि जीएसटीआर 3B मान लीजिए आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये कोई और एंट्री भी है, तो भी वो निल नहीं मानी जाएगी। निल से मतलब ये है कि आपकी सारी जगह पे ही जो एंट्री है वो आपकी निल हो, ये यहाँ पे मैंडेटरी है। तो निल रिटर्न वाले एसएमएस से कर सकते हैं और कॉर्पोरेट एसएससी भी ईवीसी से अब रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले प्रोविजन पे जाते हैं हम लोग। 39/2020 एक और नोटिफिकेशन इशू किया गया, और इस नोटिफिकेशन ने क्या कहा कि जो कॉर्पोरेट डेटर्स हैं, तो इसके लिए पहले एक अर्लियर नोटिफिकेशन आया था जिसमें जिन लोग
जो लोग इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में जा चुके हैं, उनके लिए उन्होंने बताया था कि इनको जो आईआरपी है वो रजिस्ट्रेशन लेगा और फिर उसको मैंडेटरी होगा बाकी की प्रोसीडिंग्स करना। तो उन्होंने कहा कि जो उसका फर्स्ट वाला प्रोविजन था, अगर अपने आईआरपी लिक्विडेशन में जाने से पहले तक की रिटर्न आप खुद फाइल कर चुके हैं, तो आईआरपी को उसकी जरूरत नहीं है उसको फाइल करने की। देन इसके अंदर एक और सेकंड पैरा के अंदर इसके एक और प्रोविजो इंसर्ट किया गया, जहां पे उन्होंने ये कहा कि लिक्विडेशन के केस में जो आईआरपी है उसको वो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा टैक्स पेयर का, और जहां जहां उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी था वहां वहां पे आईआरपी को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन था दैट इज 41/2020। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अब सब लोग जानते हैं, हम लोग काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ऑलरेडी रिटर्न फाइल करने में, और इसीलिए उस डेट को फिर से एक्सटेंड किया गया। 42/2020 बात करता है जो हमारी जम्मू कश्मीर की 3B है, जो लोग JNK में रहते हैं, जम्मू कश्मीर की टेरिटरी के अंदर, उसको एक्सपेंड कर दिया गया है, और साथ ही लद्दाख की जो ड्यू डेट है उसको, तो नवंबर की जो डेट है नवंबर टू दिसंबर, नवंबर टू फरवरी जो है वो 24 मार्च JNK के केस में, और जो नवंबर टू दिसंबर है वो 24 मार्च लद्दाख के केस में। और साथ ही जो जनवरी 2020 टू मार्च वाली है वो यूनिफॉर्मली सबके लिए 20 मई तक बढ़ा दी गई है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे जो नोटिफिकेशंस वाले थे। अब हम लोग अपने केस लॉज पे दोबारा से चले जाते हैं। दो इम्पोर्टेंट केस लॉ थे जो कल आए, इसमें एक रिलायंस इलेक्ट्रिक वर्क का था। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि जो लिमिटेशन पीरियड बार करता है ट्रांजिशनल क्रेडिट को, वो 90 डेज का वो लिमिटेशन पीरियड नहीं होगा जो 90 डेज का लॉ के अंदर दिया गया है, बल्कि वो 3 साल का होगा जो हमारा लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से आता है। तो 3 साल कब से होते हैं? 3 इयर्स आपके होंगे जिस दिन से मेरा इनेक्टमेंट हुआ है CGST एक्ट, यानी कि 2017 से लेके 1 जुलाई 2017 से लेके, और उसके 3 साल यानी कि 30 जून 2020 तक हो जाएगा। यहाँ पे अब इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए मेरा? तो यहाँ पे आपके वो सारे के सारे एसएससी, आपके सारे के सारे क्लाइंट्स जिनका ट्रांजिशनल क्रेडिट रह गया था, देखो अभी तक जो केस लॉज आ रहे थे उसमें था कि टेक्निकल ग्लिच था या टेक्निकल ग्लिच नहीं था, प्रूव करना है, ये करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, टेक्निकल ग्लिच था या नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अगर किसी भी एसएससी का, किसी भी क्लाइंट का अगर कोई ट्रांजिशनल क्रेडिट है जो रह गया, टेक्निकली उन्होंने भर के देखा था या नहीं भर के देखा था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, अब आप उसको क्लेम कर सकते हैं 30 जून तक, और इसके लिए आपको मैनुअल फाइल करना पड़ेगा। अब ये या तो डिपार्टमेंट पोर्टल पे अलाउ करे, वरना आपको मैनुअल इसको फाइल करना पड़ेगा। और भारतीय एयरटेल लिमिटेड वर्सेस यूआई के केस में और जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन था वो ये था कि जो आपकी जीएसटीआर 3B थी, ऑल्दो उसको ठीक करने के लिए 26/26/2017 एक नोटिफिकेशन आया था, और उसने ये कहा था कि भाई ठीक है आप नेक्स्ट आने वाले मंथ्स में उसको ठीक कर लो, जो आपको गलती पता चले उसकी आने वाले टाइम पे। लेकिन जो हमारी बेसिक स्कीम थी लॉ की, वो उसको कहती थी कि जिस मंथ में मिस्टेक हुई है तभी वो ठीक होगी। तो इन लोगों के साथ क्या हुआ कि 923 करोड़ रुपीस का जो इनका टैक्स था वो एक्सेस पेड हो गया, और आने वाले टाइम पे जो एडजस्टमेंट थी वो पॉसिबल नहीं थी इतनी, क्योंकि ह्यूज अमाउंट थी। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है जहाँ पे गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, या फिर कुछ ऐसे केसेस थे जहाँ पे कोई मिस्टेक इस तरीके की हो गई जैसे CGST SGST की सील IGST में डल गई, और मेरी कभी भी IGST सील होती ही नहीं है। तो वो प्रॉब्लम थी कि जिनका आगे जाके एरर को ठीक करना पॉसिबल ही नहीं था। तो यहाँ पे आप जो आपकी GSTR 3B है उसको आप जो उसकी बेस डेट है वहां पे भी ठीक किया जा सकता है, ये कोर्ट ने बोला। तो इसका संज्ञान लेके फिर जिन लोगों के इस तरह के इशू है जो किसी वजह से अब रिजोल्व नहीं हो पा रहे, उनको आप रिजोल्व करा सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट केसेस हमारी साइट पे कवर्ड है, साथ ही ये सारे के सारे नोटिफिकेशंस भी कवर्ड है। तो अगर आपको इनको बिल्कुल डिटेल में देखना है तो उसके जो रेस्पेक्टिव लिंक्स है वो मैं इस वीडियो के लिंक के अंदर शेयर करूंगी, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारी न्यू सीरीज थी, सारे अपडेट्स जल्दी से जल्दी और कम से कम टाइम में आपको बताने के लिए। अभी इसमें मैंने सिर्फ जीएसटी के अपडेट्स इंक्लूड किए हैं, लेकिन बहुत जल्द इसमें हम लोग जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट और जो भी इंपॉर्टेंट जैसे आईबीसी है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे अपडेट्स आपके लिए कवर करेंगे, ताकि आपको अपडेट के लिए पूरा दिन बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस से जो रिपीट 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 होके आते रहते हैं उसमें आपको ना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़े। आप डेली इसको देखें
और आपको 10 मिनट के अंदर और 5 मिनट के अंदर सारे के सारे अपडेट्स इजीली पता चल जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है जो आपके काम का है, उसको फिर आप फर्दर हमारी साइट पे जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का वॉल्यूम था, इट वाज आवर फर्स्ट वॉल्यूम। आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी वो हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा, और साथ ही आप ये सीरीज मिस ना करें और डेली आपके अपडेट्स की डोज आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।